नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के भाग 2 का अध्याय 19 पुत्रो अहम पृथिव्याः इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति में पुत्रो अहम पृथिव्या की संकल्पना की गई है कि हमारा यहाँ प्रकृति के साथ भी हम प्रकृति के पुत्र माने जाते हैं। किस प्रकार प्रकृति का संरक्षण, मानव का संरक्षण, मानव का समायोजन प्रकृति के साथ है, इस पाठ में आज हम जानेंगे कि मानव का जो जीवन था वो प्रकृति की गोद में ही पलता था। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, जैसे कि हम आप जानते हैं वायु, जल, जीव जंतु, स्थल और वृक्ष आदि, पशु पक्षी, वृक्ष लता इत्यादि हमारे परिवार के ही अंग हैं। दोनों का जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। मानव द्वारा अपनी लालच की पूर्ति में प्रकृति का मनमाना दोहन करने से प्राकृतिक ऊर्जा दूषित हो रही है, विलुप्त भी हो रही है और प्रकृति में असंतुलन हो रहा है वर्तमान में। तो इन सब का संरक्षण प्रकृति संरक्षण ही कहलाता है। भारतीय संस्कृति में भूमि को माता के समान माना गया है और हम पृथ्वी के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसी भावना को लेकर हम सबको चलना चाहिए, यह सिखाया गया है। इससे हम प्रकृति के प्रति जागरूक रह सकेंगे और प्रकृति को ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने का कार्य करेंगे। तो संस्कृत वाङ्मय में प्रकृति संरक्षण के विषय में, प्रकृति के जागरूकता के विषय में बहुत विषयों पर पद्य हमारे को मिलेंगे। आज हम उन पद्यों का आस्वादन करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। इसी पाठ में प्रकृति संरक्षण से संबंधित श्लोक का आप जब अध्ययन करेंगे तो वातावरण शुद्धि और प्रकृति संरक्षण की शिक्षा आज हम इस पाठ से लेने वाले हैं। तो आइए आज इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। पुत्रो अहम पृथिव्याः प्रथमं श्लोकम वदति दशकूप समावापि दशवापी समो हृदः दशहद समो पुत्र दशपुत्र समो द्रुमः। पुनः एकवारम् एतस्य वाचनं कुर्मः। दशकूप समो वापी दशवापी समो हृदः दशहद समो पुत्र दशपुत्र समो द्रुमः। दशकूपः समो वापी, दशकूप इत्युक्ते दशकुएं, समा यानी बराबर है, वापी यानी बावड़ी, हृदय यानी तालाब, द्रुम यानी वृक्ष। पूर्वम वयम तस्य अन्वय पठामः। अन्वय रूपेण इस श्लोक को हम अन्वय के रूप में स्थापित करते हैं। पहले वापी दशकूप सम भवति, हृदः दशवापी समः भवति, पुत्रः दशहद समः भवति, द्रुमः दशपुत्र समः भवति। भावार्थः अस्ति कूपानां खननं पुण्यं कार्यमस्ति, वाप्याः निर्माणं ततोपि दशगुणितं फलं ददाति। एवमेव हृदः दशवापी समं भवति, पुत्र दशहृद समं वृक्षस्य आरोपणं दशपुत्र समं फलं ददाति इति अभिप्रायः अस्ति। यत कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है। एक बावड़ी का निर्माण कराना यानी 10 कुओं का निर्माण कराने के बराबर है। उसी प्रकार से कि 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब का निर्माण करवाना का फल है 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। इसी प्रकार से यह श्लोक, इस श्लोक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यह सूक्ति पुराणों में भी आती है। इसका मुख्य तात्पर्य यही है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष से न केवल लगाने वालों को अपितु किसी भी पथिक को क्या मिलती है, स्वच्छ हवा मिलती है, छाया मिलती है, फल मिलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए महत्व बताया गया है। हमें भी प्रकृति में वृक्षों का वृद्धि करनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करने वालों को प्रोत्साहित होना चाहिए, उनके साथ सम्मिलित होना चाहिए और ये फल हमें बताया है। आइए आगे गाय के घी के अमृतत्व की महत्वता को बताते हुए आगे के पद्य में कहा है, धृत क्षीर प्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवा धृत नद्यो धृतवर्तास्ता
मेम संतो सदा ग्रहे। पूर्व प्राचीन काल में सभी के घर में गाय रहे, ऐसा करके बताया गया है कि घृत क्षीर प्रदा गावो घृत योन्यो घृतोद्भवा घृत नद्यो घृताव्रतास्ता मेम संतु सदा ग्रहे। घृत योन्य, घृत की उत्पत्ति, घृत नद्य है, घी की नदियां, उत्पत्ति स्थान, घृतोद्भव घी से ही जो उत्पन्न हुई है, घृताव्रता घी के आवृत है जिसमें, म्लायते मूर्छा जाते हैं त्वक छाल, गावः घृत क्षीर प्रदा घृत घोन्यः घृतोद्भवः सन्ति ताः घृत नद्यः धृताव्रताः सन्ति सदा मम गृहे सन्तु विलसन्तु इति अभिप्रायः अस्ति। भावार्थः कथयति कि गावः घृतं दुग्धं च प्रददाति तासां दुग्धं घृतं च आयुः कारकं भवति एव। भवति एव अत्र यण संधि अस्ति। तासां मूत्रमपि औषधीयैः गुणैः युक्तं वर्तते, अतएव भारतीय संस्कृतौ गवां पूजां क्रियते। मातृत्व भावः गावः विश्वस्य मातरः इति पुराणेषु उक्ति अपि अस्ति। गायें दूध और घी प्रदान करने वाली हैं, घी की उत्पत्ति स्थान है और घी की उत्पत्ति में कारक है, वे घी की नदियां हैं, उनमें घी की नदियां हैं। इसी ऐसी गायें सदा मेरे घर में रहें। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से गायों का भी महत्व संस्कृत साहित्य में यत्र तत्र मिलता है। गायें स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इनका दुग्ध घृत तो उपयोगी है, मूत्र भी औषधीय गुणों के कारण उपयोगी बतलाया गया है। आगे इसी प्रकार से आगे के श्लोक में बताया गया है वृक्षों से उत्पन्न वायु के बारे में, वृक्षों के महत्व के बारे में। पुण्या पुण्य तथा गंधै भूपैश्च विविधैरपि अरोगा पुष्पिता सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। पादपेषु अपि जीवनमस्ति, पादपों में भी जीव है, पादपों में भी परिवर्तन होता है, पादपों में भी संवेदनशीलताएं हैं। ऐसा ये श्लोक कहता है कि पुण्या पुण्यै तथा गंधै भूपैश्च विविधैरपि अरोगा पुष्पिता सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। पुण्या पुण्य ही, पुण्य तथा अपुण्य, पवित्र तथा अपवित्र करने वाले, गंधै भूपश्च गंध और धूप से, अरोगाः निरोग, पुष्पिताः पुष्पित होते हैं, कुसुमित होते हैं, पादपा वृक्षाः जिघ्रन्ति सूंघते हैं। अन्वय रूपेण वयं पश्यामः। इस श्लोकस्य अन्वय क्रमं स्थापयामः। अत्र अस्ति पुण्या पुण्यैः तथा विविधैः अपि गंधे धूपे सहिताः अरोगाः पुष्पिताः पादपाः सन्ति तस्मात् ते जिघ्रन्ति च इति अभिप्राय अस्ति कि यत् वृक्षेषु अपि जीवनं भवति तस्माद् एव एते श्वसन्ति जिघ्रन्ति च विविधान् गन्धान् तेन निरोगाः वृक्षाः अधिकं पुष्पिताः फलवन्तश्च भवन्ति इति अभिप्राय अस्ति। यत् कि अच्छी बुरी गंध और तरह तरह की धूपों से वृक्ष निरोग और पुष्पित होते हैं और वृद्धित होते हैं। जैसे नौसादार और चूना सूंघने से सर्प का काटा व्यक्ति मूर्छा त्याग सचेत हो जाता है, वैसे ही गंध का प्रभाव वृक्षों पर भी होता है। अतः कहना होगा कि वृक्ष क्या है, वृक्ष भी जिघ्रन्ति सूंघते हैं, उनमें भी प्राणेंद्रियां प्राप्त है, ऐसा इसका अभिप्राय है। आगे का सुभाषित कहता है पुत्रोहम पृथिव्या। इस पाठ का चतुर्थ श्लोक हमें प्रेरणा देता है, सिखाता कह रहा है कि उस्मतो म्लायते वर्ण त्वक्फलं पुष्पमेव च ग्लायते सीर्यते चापि स्पर्शेते नात्र विद्यते। उष्मतः गर्मी से, म्लायते मूर्छा जाते हैं, कौन, वृक्ष गल जाते हैं, त्वक उनकी छाल, सीर्यते क्या हो जाती है, गिर जाते हैं। पुनः अन्वय क्रमेण पश्यामः कि फलम पुष्पम एवं च वर्णः त्वक च उष्मतः म्लायते सीर्यते तेन स्पर्शः अपि अत्र विद्यते।
अभिप्रायः अस्ति अधिक उष्णत्वं वृक्षाणाम् अपि वर्णं त्वगादि च मलिनं करोति। यदा अधिक उष्णकालः भवति तदानीं वृक्षाणाम् उपरि अपि तेषां वर्णत्वग इत्यादिषु मलिनं भवति। तेन इदं सुस्पष्टम् अस्ति यत् वृक्षाणां त्वचि जीवनं भवति इति अभिप्राय अस्ति कि जैसे गर्मी के दिनों में गर्मी लगने से हमारा स्वयं का चेहरा भी मुरझा जाता है, वैसे ही वृक्षों के वर्ण, त्वचा, फल पुष्प भी मुरझाकर शीर्ण हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे ही तरह वृक्षों में भी त्वग इंद्रियां हैं, त्वग इंद्रियां उनकी सक्रिय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने इस पाठ में वृक्षों के महत्व के बारे में जाना। वृक्षों के में प्राणेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी त्वग इंद्रियां हैं, त्वग इंद्रियां उनकी सक्रिय हैं, इसके बारे में हमने जाना। फिर आगे के पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।